नाज़रीन, इटली की वज़ीर-ए-आज़म सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन ने इसराइल को दबोच लिया है और इसराइल का बचना अब नामुमकिन हो चुका है। इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह ने नई अमेरिकी ऑफ़र ठुकरा दी है, जिसमें बहुत सारी पेशकशें की गई थी हिज़्बुल्लाह को, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ठुकरा दिया है और ये कहा है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे और आज़ादी फ़लस्तीन से पीछे किसी बात पर राजी नहीं होंगे। इसके साथ साथ फ़लस्तीन की जानिब से इसराइल पर रॉकेट हमले किए गए हैं, उनकी बेसिस को निशाना बनाया गया है। गजा से ये रॉकेट फायर हुए हैं। फिर नॉर्वे से नाज़रीन खबर सामने आई है, नई इमदाद नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीन को दी गई है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम करते हैं इटली की जो वज़ीर-ए-आज़म खुलकर सामने आई हैं, वो बहुत बड़ी खबर इस वक्त बनी हुई है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं तो वेस्ट में एक बहुत बड़ी तब्दीली इस वक्त आ चुकी है। एक तो नाज़रीन तब्दीली यह है कि इसराइल की जो शिकस्त है, उनकी जो नाकामी है, उसका खुलकर इजहार वेस्ट में होना शुरू हो गया है। और अब जो वेस्ट की हुकूमतों के सरबराहान है, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो अब खुलकर ये बयान करना शुरू हो गए हैं कि हाँ, वाकईतन इसराइल जो है वो ये जंग हार चुका है। दूसरी बात नाज़रीन यह है कि इजराइल के जो सेल्फ डिफेंस का झूठा और भोंडा बयानिया था, उसको डिफेंड करने के अब वेस्ट काबिल नहीं रहा है, उनके पास कोई स्पेस नहीं बची है। यानी पिछले 75 सालों में इसराइल के हर जुल्म को वन लाइन इसराइल हैज़ अ राइट टू सेल्फ डिफेंस के साथ जो है वो काउंटर किया जाता था, जो भी वो करता। और इस जंग के शुरू में भी आप देख सकते हैं कि सारी जो हुकूमतें हैं मगरिब की, वहाँ से ये बयान आता है कि इसराइल को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है और जो गजा में इसराइल दाखिल हुआ उसकी मुकम्मल सपोर्ट की गई। और आपको याद होगा कि जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है वो असलहा के जहाज़ के साथ इसराइल के अंदर उतरा था। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी कि ग्रेट ब्रिटेन का वज़ीर-ए-आज़म असलहा के जहाज़ के साथ इसराइली सरजमीन के ऊपर उतर रहा है, तो वो सेल्फ डिफेंस का बयानिए को भी अब डिफेंड नहीं कर। तीसरी नाज़रीन जो तब्दीली इस वक्त आ चुकी है, वो ऑन गोइंग है, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। वो नाज़रीन ये है कि मुसाद का, इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है वेस्ट के अंदर, जो उनकी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, वो क्लीन अप ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गवर्नमेंट में बाकी तमाम स्फेयर्स के अंदर जो इनका है ना, इकोनॉमिक सेक्टर में, वहां पर इनके इन्फ्लुएंस को क्लीन अप ऑपरेशन, यानी जैसा ये चाहते थे वेस्ट वैसे ही रिएक्ट करता था, लेकिन अब वेस्ट ने इनसे जान छुड़ाने का जो क्लीन अप ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया है। तो अब नाज़रीन जॉर्ज मेलोनी जो कि इटली की वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो सामने आए। और जॉर्ज मेलोनी के हवाले से पहले ये बात समझ लें कि ये इस वक्त यूरोप की सबसे पॉपुलर लीडर समझी जाती हैं। यानी जो बड़ी रियासतें हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, इन सब में जो पॉपुलर लीडर हैं वो इस वक्त जॉर्ज मेलोनी है, जिसकी अवाम के अंदर एक पॉपुलैरिटी है। ना मैक्रोन की पॉपुलैरिटी है, ना ऋषि सुनाक की है, ना वो जर्मन चांसलर की है। बेल्जियम का वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे चुका है, किसी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। तो इस वक्त जॉर्ज मेलोनी सबसे एक पावरफुल और बहुत ताकतवर लीडर वहां पर मानी जा रही हैं। अभी G7 का इजलास भी इटली में हुआ है और उसमें तमाम जो सरबराहान जो शरीक हुए, उनमें से कोई भी पॉपुलर नहीं है, इंक्लूडिंग बाइडन एंड इंक्लूडिंग जस्टिन ट्रूडो, जो कि बहुत पॉपुलर समझे जाते थे। जस्टिन ट्रूडो के भी अपने मुल्क में जो ताज़ा तरीन सर्वे हुआ है उसमें वो अनपॉपुलर हो चुके हैं। और ये सारे क्यों हुए हैं? ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द इजराइल इन गाजा वॉर। तो जॉर्ज मेलोनी की नज़र इस वक्त की स्टेटमेंट जो टॉप न्यूज़ बन चुकी है, वो कह रही हैं, सुनिएगा ये लाइन, इसराइल हैज़ फॉलन इनटू द हमास ट्रैप इन गाजा वॉर। इसको यानी कि इसराइल जो है वो हमास के चुंगल में फंस गया है, इसराइल जो है वो हमास के जाल में फंस गया है, या फिर इसको यूं कहिए कि इसराइल को हमास ने दबोच लिया है। अब इसमें आप इनके इतना बड़ा बयान है और उसको ज़रा याहिया सिमर के आज से 4 से 5 दिन पहले जो बयान सामने आया था उससे ज़रा रिलेट कीजिए। याहिया सिमर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम इसराइल को उस नहज के ऊपर ले आए हैं, उस मुकाम के ऊपर ले आए हैं जहाँ पर दरअसल हम चाहते थे। तो बात नाज़रीन ये है कि ये इसराइल की शिकस्त है जो वहाँ पर खुलकर सामने आई है। देखें, ताकतवर तो इसराइल है ना, तो इसराइल को जंग की डायरेक्शन तय करनी चाहिए थी। तमाम कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा।
सारी चीजें तो उनको कंट्रोल करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमास के चुंगल में, उनके ट्रैप में आ चुके हैं और दबोच लिया गया है फलस्तीन की जानिब से उनको। अब मैं आपको नाज़रीन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझाता हूं और उसके बाद आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि फलस्तीन की आज़ादी अब पॉसिबल किस तरह से हो चुकी है। जो हम आपको बार बार कहते हैं फलस्तीन आज़ाद होने जा रहा है, उसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए नाज़रीन। 7 अक्टूबर से एक साल पहले याहिया सिमर की एक स्पीच हुई थी, जो कि आजकल मुख्तलिफ जगहों पर शेयर भी की जाती है, अभी ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि सिनेरियो बिल्कुल वैसे बन चुका है जैसे एक साल पहले उन्होंने बात की थी। याहिया सिमर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एक साल पहले कि इस ऑक्यूपेशन के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, यानी इस इजरायली ऑक्यूपेशन के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो इनके पास ये है कि ये फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आने दें और यरूशलेम को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बना दें। इनके लिए ये बेहतरीन है और हम भी इनके साथ को एग्जिस्ट कर जाएंगे। ये याहिया सिमर ने उस वक्त कहा था कि इनके पास ये रास्ता है। अगर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये ऑक्यूपेशन जो है वो राज़ी नहीं होती, तो फिर हम दूसरा क्या काम करेंगे? हम दूसरा काम ये करेंगे कि वी विल ब्रिंग हिम इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल विल एंड एक्सपेल हिम कंप्लीटली फ्रॉम पैलेस्टीनियन लैंड। हम इस ऑक्यूपेशन को, इस इसराइल को जो इंटरनेशनल विल है उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे, यानी इनका आपस में टकराव करवा देंगे और इनको मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन से निकाल देंगे। ये एक साल उनका पहले का बयान है और आज आप देखिए तो एग्जैक्टली वही सिनेरियो बन चुका है। यानी जो पहला प्रपोजल था याहिया सिमर का वो तो नहीं माना इसराइल ने, तो जो दूसरी बात उन्होंने की थी कि फिर हम ये करेंगे इसराइल के साथ, आज आप देख लें कि एग्जैक्टली वही हो चुका है। इंटरनेशनल विल के सामने किस तरह से इसराइल आ खड़ा हुआ है। जो फ़लस्तीन बात कर रहा है सारी दुनिया वही बात कर रही है और इसराइल जो बात कर रहा है उसको कोई भी इंडोर्स करने के लिए तैयार नहीं है। यानी सारी इंटरनेशनल जो विल है वो कोई और बात कर रही है, वो सीज़फायर की बात कर रही है, वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात कर रही है और इसराइल का जो मौक़िफ़ है उसको अमेरिका भी ओपनली इंडोर्स करने से कासिर है। तो ये वो सिनेरियो है और इसके मुताबिक आप जंग को समझिए कि सारा कंट्रोल जो है वो मज़ाहमती तहरीक संभाल चुकी है। रिजल्ट्स अब वो कंट्रोल करते हैं जो कि ऑन ग्राउंड के मुताबिक तो हम इसराइल को कंट्रोल करने चाहिए थे, क्योंकि वो सबसे ताकतवर था, तो रिजल्ट उसको कंट्रोल कर, लेकिन रिजल्ट्स को हमास कंट्रोल कर रही है, डायरेक्शन वो तय कर रही है। तो इस जंग का जो नतीजा है वो इसराइल की शिकस्त की सूरत में और फ़लस्तीन की आज़ादी और फतह की सूरत में निकलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी फतह है, ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है और अभी सफ़र जारी है, सफ़र अभी पड़ा है, सफ़र अभी तय करना है, लेकिन रिजल्ट्स हमास के हाथ में आ चुके हैं। तो ये एक चीज़ होगी। अब अगली नाज़रीन खबर जो है वो एमोस हॉचिसन, जो कि प्रेसिडेंट बाइडन का एक दस्ते रास्त भी समझा जाता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेट है, पिछले कई सालों से ये मिडल ईस्ट में ही तैनात रहा है। ये इस वक्त पहुंचा हुआ है वहाँ पर और हिजबुल्लाह के साथ ये टॉक्स कर रहा है। उसको मुख्तलिफ पेशकश की गई है, उसको कहा गया कि इसराइल के ऊपर हमले बंद किए जाएँ, बहुत सारी चीज़ें उनको ऑफ़र की जा रही हैं। हमास ने, हिजबुल्लाह ने कहा है कि ठीक है हम सीज़फायर कर लेते हैं, हम इसराइल के ऊपर हमले बंद कर देते हैं, लेकिन पहले गज़ा का सीज़फायर करवाएं। गज़ा का सीज़फायर करवा दें तो ठीक है, हम हमले रोक लेंगे, यानी गज़ा का सीज़फायर। उसके बाद जारी बात है फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है, तो उसके बाद ठीक है जनाब हम रोक लेंगे, आपने हमले रोक देंगे। तो आप देखें ना कि इसमें पहली बात तो यह है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, यानी ये हिजबुल्लाह का कोई नया स्टांस नहीं है जो अब से पहले आपके सामने नहीं आया। हिजबुल्लाह पहले दिन से यही बात कर रही है कि गज़ा में बमबारी रोकी जाए, उसके बाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है और हम जो है वो अपने हमले रोक देंगे। लेकिन इसमें जो पहलू समझने वाला है वो ये है कि अमेरिका की किस तरह नींदें उड़ गई हैं और वो अभी तक इस नहज के ऊपर भी इस वॉर को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो अमेरिका जो हर जंग को प्रवोक करता है, जिसने यूक्रेन की जंग प्रवोक की, जिसने ताइवान को, वो वहां चाइना को प्रवोक कर रहा है, इधर उधर पूरी दुनिया में जंगें छेड़ता रहता है, वो इस जंग को प्रिवेंट करने के लिए अभी तक जोर लगा रहा है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं, उसको ये खौफ सताया जा रहा है कि इस जंग के नतीजे में इसराइल खत्म हो जाएगा। वो इसलिए आखिरी दम तक इतना जोर लगा रहा है। तो ये बात इसमें समझने वाली इंपॉर्टेंट है, वगरना अमेरिका को कब फर्क पड़ा है किसी जंगों से? क्या अमेरिका खुद मिलकर इसराइल के साथ लेबनान में दाखिल नहीं हुआ है? और दूसरी बार जब इसराइल लेबनान में गया तो पूरी अमेरिकी हिमायत के साथ गया, लेकिन आज वो इसको क्यों प्रिवेंट करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मुकम्मल तबाही,
यानी पहले तो ये था कि चलो हार गया तो वापस आ गया, अब वो वापसी वाला सफर नहीं है, अब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन वाला मामला होगा इसराइल के साथ। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पहली। और दूसरा हिजबुल्लाह की जो कंसिस्टेंट पोजीशन है, जहां बहुत सारी बड़ी बड़ी अरब स्टेट्स और बहुत बड़ी बड़ी इस्लामिक स्टेट्स वो कोई सख्त बयान जारी करने से भी कासिर हैं, और कुछ तो इस्लामी रियासतें ऐसी हैं जहां पर फ़लस्तीन के हक में प्रोटेस्ट करने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये ऑन रिकॉर्ड है और ये हमारी तारीख में याद रखा जाएगा, और हमें पता नहीं किस तरह तारीख याद रखेगी कि फ़लस्तीनी उनके हक में प्रोटेस्ट करने पर हमारी इस्लामी रियासतों के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं। तो एक तरफ वो हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट वाले, और एक तरफ ये हिजबुल्लाह है जो सीधी टक्कर दे रही है अमेरिका को, बरतानिया को, बाकी यूरोपीय रियासतों को। ठीक है, उन्होंने कितना प्रेशराइज किया, कितनी ऑफर्स की, लेकिन वो कंसिस्टेंट हैं और लॉयल्टी के साथ खड़े हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा आगे चलिए तो गजा से नाज़रीन खबरें क्या है। गजा में मज़ामती तहरीक मुसलसल हमले जारी रखे हुए, और अभी की खबर यह है कि 16 इसराइली कैजुअलिटीज़ हुई हैं पिछले घंटों के अंदर अंदर। यानी ये ईद डेज हैं जिसमें मज़ामती तहरीक लड़ रही है, और 16 कैजुअलिटीज़ इस वक्त पिछले घंटों के अंदर इसराइल की हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और जो स्टैट्स आज सामने आए हैं, बिग स्टैट्स हैं, और जो हम आपके सामने रिपोर्ट करते रहते हैं कि इसराइल का ये नुकसान हो रहा है, इसराइल का ये नुकसान हो रहा है, आज उसका एक नया सबूत आपके सामने रखने जा रहे हैं नाज़रीन। आज ये स्टैट्स इसराइली मीडिया की जानिब से शेयर किए गए हैं कि इस जंग के अंदर 662 इसराइली ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं और 582 सीरियसली इंजर्ड हैं। अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी तादाद है किसी जंग के अंदर, जिसको अभी तक 8 महीने हुए हैं। 662 मारे जा चुके हैं और 582 सीरियसली इंजर्ड हैं। तो ये कोई आसान होगा जो मज़ामती तहरीक ने किया? यानी सोल्जर्स की तादाद तो अलग है, सिर्फ ऑफिसर्स इतनी बड़ी तादाद के अंदर मारे गए हैं। और अभी तो इसराइली मीडिया ने ये कौन सा एग्जैक्ट स्टैट्स बताए हैं, अभी भी वो छुपा रहे होंगे। ये तो 100% कंफर्म है ना कि वो अभी भी एग्जैक्ट स्टैट्स शेयर नहीं कर रहे, अभी बहुत सारे नंबर्स वो छुपा रहे होंगे। लेकिन आप इसको भी देखें तो 662 और 582 सीरियसली इंजर्ड, दिस इज अनबिलीवेबल। और ये वो फतह, देखें मेरी बात सुने, ये जो हम आपके सामने बयानात रखते हैं कि उनके फॉर्मर कमांडर्स ये बात कर रहे हैं कि हम ये जंग हार चुके हैं और मजीद जंग जारी रखी तो इसराइल नेस्तो नबूद हो जाएगा। जब इसराइली सर्विंग ऑफिसर्स, मेजर और उनके कमांडर्स आकर ये कह रहे हैं कि हम ये जंग को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, जब वेस्ट का मीडिया और मिलिट्री एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि इसराइल ये जंग हार चुका है और इसको मजीद जीत नहीं सकता, वो जो मर्जी कर ले, तो किस बुनियाद के ऊपर ये वो बात करते हैं? कोई तो पीछे बुनियाद होगी ना कि एवं ही कह देते हैं। हालांकि ये तो सारे इसराइल के हिमायती हैं, फलस्तीन के तो हैं ही नहीं। तो उनके सामने ये स्टैट्स पड़े हुए हैं, इसलिए इसराइल की चीखें निकल रही हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए। ये ग्राउंड रियलिटीज उनके सामने हैं, इसलिए उनकी आर्मी कहती है कि हम लड़ना नहीं चाहते। जब उनकी मिलिट्री लीडरशिप इस्तीफे दे रही है, ये पिछले दिनों की बात है जब गजा का जो कमांडर है जो पूरी जंग को लीड कर रहा था उसने इस्तीफा दिया। उससे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने यह कहकर इस्तीफा दिया कि हम हार चुके हैं और जो कुछ हमने यहां पर किया है वो कब्र तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सही है, तो ये सारी चीजें आर्मी के तो सामने हैं जो वहां पर लड़ रहे हैं, कितने मारे जा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, और उनको पता है कि क्या हम जीत सकते हैं या नहीं। तो इस बुनियाद के ऊपर वो बातें कर रहे हैं। आगे नाज़रीन देखें तो रॉकेट अटैक किया गया है अभी कुछ देर पहले, रीम मिलिट्री साइट है जहां से लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी आ रही है, और पूरा जो गजा का ऑपरेशन है वो इस मिलिट्री साइट से मॉनिटर किया जा रहा है या कमांड किया जा रहा है। उस मिलिट्री साइट, रीम मिलिट्री साइट के ऊपर मिसाइल अटैक अभी अभी किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें यह बताया गया है, एसोसिएटेड प्रेस दुनिया का एक सबसे मोतबर इदारा, उसकी ये रिपोर्ट है। और मैं आपको बता दूं कि एक एक रिपोर्ट, एक एक हकायक और एक एक ये जो बैटलफील्ड की कामयाबी है, ये इसराइल के खात्मे का सबब बन गया। अब सिर्फ बयानिए के महाज के ऊपर PR वॉर जिसको कहते हैं, इमेज वॉर, मतलब एक बैटलफील्ड की वॉर होती है, एक PR वॉर होती है, दोनों बराबर की इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ज़रा ये रिपोर्ट देखिए जिसने परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं इसराइली झूठ और बयानी और प्रोपेगेंडा के, और कोई उसको डिफेंड करने के अब काबिल नहीं रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने नाज़रीन आज ही ये रिपोर्ट जारी की है कि 7 अक्टूबर को 500 इन्होंने अपने बंदे मारे, इसराइल ने अपने 500 बंदे मारे। 7 अक्टूबर को 1200 के करीब इजरायली मारे गए थे, जिनमें से आज ये रिपोर्ट सामने आई है कि 500 इसराइल ने खुद मारे हैं। अब ये इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इतनी बड़ी रिपोर्ट है कि देखें टोटल जो इसराइल का बयानिया है वो क्या है
کہ 7 اکتوبر کو ہمارے اوپر حملہ ہوا, ہمارے اتنے بندے مارے گئے, اس لیے ہم نے غزہ میں جا کر اٹیک کیا. اس وقت جب 7 اکتوبر ہوا اور اگلے جو گھنٹے تھے 10-12 گھنٹے جس میں اسرائیل اٹیک کرنے کے لیے جا رہا تھا, مطلب ٹوٹل بیانیہ یہ تھا کہ دیکھو انہوں نے ہمارے اتنے بندے مار دیے اس لیے ہم غزہ کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. اور ٹوٹل جو ویسٹ کا میڈیا ہے وہ بار بار یہی سٹیٹ چلاتا رہا کہ دیکھو یہ مزاحمتی تحریک نے آ کر کتنا بڑا یہ کر دیا ہے, اس لیے اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے. وائٹ ہاؤس ابھی تک, ابھی کل کی بھی ان کی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھیں نا تو اس میں بھی وہ یہی 7 اکتوبر کا دہرائیں گے کہ 7 اکتوبر کو حماس نے یہ کیا تھا تو اس لیے اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے. اور ایک دفعہ تو وائٹ ہاؤس نے یہ بھی بیان دیا جب بہت بڑا ایک واقعہ ہوا رفح کے اندر, جب کیمپوں کے اوپر بمباری کی گئی اور بہت زیادہ فلسطینی بچے وہاں پر شہید ہو گئے تھے, تو وائٹ ہاؤس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے یہ یہاں پر سویلینز ٹھیک ہے مارے گئے ہیں, لیکن جو 7 اکتوبر کو حماس نے کیا ہم اس کو بھولے نہیں ہیں, دنیا بے شک بھول جائے لیکن ہم اس کو نہیں بھولیں. ٹوٹل جو میڈیا کا وارفیئر ہے, ٹوٹل میڈیا کا بیانیہ وہ اس بات کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو آج ایسوسیٹڈ پریس کا آپ کو پتا ہے ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ نیو یارک کے اندر ہے. چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے ایسوسیٹڈ پریس, نیو یارک کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنے بندے خود مارے ہیں. تو اس لیے یہ ہر ایک فرنٹ کے اوپر یہ جنگ کو بری طرح سے ہار رہے ہیں. اب یہ رپورٹس امریکنز کے سامنے جا رہی ہے, یورپینز کے سامنے جا رہی ہے, تو امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. یہ وہاں کا میڈیا جب اسرائیل کے خلاف لکھنا شروع ہو گیا ہے, اگر یہ ایرانی میڈیا یا عرب میڈیا رپورٹ دیتا تو ظاہری بات اس کو کسی نے نہیں ماننا تھا. تو نیو یارک میں بیٹھا ہوا میڈیا اگر رپورٹ دے رہا ہے تو اس کی ورت تو ہے. اب میں آپ کے سامنے ناظرین ناروے سے جو خبریں آئی ہیں, انہوں نے نئی سپورٹ کا اعلان کیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایک تو کوسا ہے پوری طرح سے ناروے نے, اور بہت مطلب ایک احساس دلایا ہے, شرمندگی دلائی ہے ورلڈ لیڈرز کو کہ یار حد ہوتی ہے, مطلب اتنا کچھ ہو چکا ہے, مزید ہو رہا ہے, اور ابھی تک تم کامیاب نہیں ہوئے ہو اس ظلم کو روکنے کے لیے, تمہاری کوئی کامیابی نہیں ہے. تو ناروے نے کہا ہے Gaza has turned into hell on earth and a man-made disaster that can be stopped by a human decision. یہ hell on earth بن چکا ہے غازہ, یہ ناروے کہہ رہا ہے. پھر ناروے increases UNRWA funding as Israel's war continues devastating Gaza. تو ناروے نے آج مزید فنڈنگ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے, تو ساتھ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ ایکسپوز بھی کر رہا ہے, اور ورلڈ لیڈرز کی جو منافقت اور ہپوکریسی ہے اس کو بھی ایکسپوز کر رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے 2 بڑے بیانات یونائٹڈ نیشن کے رکھنے جا رہا ہوں, اور انہوں نے بھی واشنگٹن کی جو بدنیتی ہے اور ان کی منافقت ہے, جو میں ابھی پیچھے بھی آپ کو بیان کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ جو 7 اکتوبر کو حماس نے کیا اس لیے اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے, اور 7 اکتوبر کو ایکچولی کیا ہوا وہ آج سامنے آیا. تو یونائٹڈ نیشن کیا کہہ رہا ہے؟ ویپنز کنٹینیو ٹو فلو انٹو اسرائیل فرام واشنگٹن اینڈ ادر کنٹریز ڈسپائٹ دا ہارفک امپیکٹ آف دا وار آن سیورین اینڈ غازہ. انہوں نے کہا کہ مسلسل واشنگٹن کے اسلحہ اسرائیل میں پہنچتا رہا ہے. یہ منافقت دکھاتا ہے جب یہ سیز فائر کی بات کرتا ہے, یہ جب امن کی بات کرتا ہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے. اس کی آپ دیکھیں نا, اس کی ہسٹری دیکھیں کتنی بار اس نے ویٹو کیا ہے, اور ہر ویٹو کے بعد کتنے ہزاروں فلسطینی مزید شہید ہوئے ہیں اس کے ہر ویٹو کے بعد. وہ مکمل وہ بتا رہا ہے, یونائٹڈ نیشن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافقت پر مبنی ہے اس کا سارا بیانیہ, اور یہ کیا کرتا ہے کہ اسلحہ مسلسل دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر جو ایڈ کے نام پر پورٹ بنائی اس کے ذریعے بھی اسلحہ دیتا رہا. تو یہ ٹوٹل ہپوکریسی ہے. World leaders have failed us and some of them have provided unconditional support to their allies despite evidence of their violations of humanitarian law. اب دیکھیں نا کہ یونائٹڈ نیشن اٹسیلف تو کوئی چیز نہیں ہے, اور اس کی کوئی اتھارٹی اور کوئی پاور نہیں ہے جب تک کہ تمام ریاستیں اس کا بازو نہیں بن جاتی. ریاستوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے نا. تو یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ ورلڈ لیڈرز ہیو فیلڈ اس, انہوں نے ہمیں ناکام کیا ہے, اور یہ وہ ظلم روکنے میں ناکام ہوئے ہیں, اور انہوں نے الٹا اس سارے ظلم کے ساتھ مطلب دیکھ بھی رہے ہیں, اور ساتھ اسرائیل کو سپورٹ بھی انہوں نے جاری رکھی ہے. اب میں آپ کے سامنے جو اسرائیلی نیول کمانڈر ہے اس کے ذرا 2 بیانات دیکھیے. ٹھیک ہے, یعنی اسرائیل کی بربریت, اس کا ظلم, اس کے سارے وسائل استعمال کرنا, اور اس کے بعد ذرا اس کا انجام ذرا دیکھ لیجئے. اسرائیل کا نیول کمانڈر فارمر, دا فائٹنگ ان رافا از ڈیفیکلٹ اینڈ کاسٹ اس لائفز. ٹھیک ہے, یہ تو نہتے لوگوں کے اوپر بم گرا رہے ہیں نا, تو مزاحمتی تحریک تو ڈائریکٹ ان کی فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے اور ان کو ہلاک کر رہی ہے. تو نیول کمانڈر کہہ رہا ہے کہ یہاں پر بھاری قیمت ہمیں چکانا پڑ رہی ہے. دا پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی لیڈرشپ مسٹ بی چینج ایز سون ایز پاسبل.
اب بات ناظرین یہ ہے کہ یہ سارے انتہا پسند ہے، انہوں نے اپنے اپنے ٹینیور میں بہت ظلم کیے ہوئے ہیں، یہ سارے چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنائیں، لیکن آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو بدل جانا چاہیے اور اسرائیلی آرمی چیف کو بھی بدل جانا چاہیے، تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے، اگر یہاں پر اسرائیل جیت رہا ہے تو یہ وار ہیرو کیوں نہیں ڈکلیئر کیے جا رہے اسرائیلی فارمر کمانڈرز اور اسرائیلی عوام کی جانب سے کہ نیتن یاہو ان کا وار ہیرو ہے، اسرائیل کا آرمی چیف ان کا وار ہیرو ہے، الٹا تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹاؤ، نیتن یاہو کو ہٹاؤ، آرمی چیف کو ہٹاؤ۔ کیوں ہٹاؤ؟ کیونکہ وہ ہار رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، سیویلینز کی کیجویلٹیز کرنا یہ فتح نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ دنیا کی سب سے جو کوورڈ آرمی ہوتی ہے، جو سب سے بزدل، نیچ اور گھٹیا بے شرم آرمی ہوتی ہے، وہ یہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو دنیا میں بہت تضحیق کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے یہ آج آئی ڈی ایف کو کوئی بلانے کے لیے تیار نہیں نہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پوری ریاستی پریہا سٹیٹ بن چکی ہے۔ تو سویلینز آپ جتنے مرضی شہید کرتے جائیں، آپ کو وکٹری نہیں ملنے والی ہے، اور جتنے آپ سویلینز شہید کر رہے ہیں اس کا جو آپ کو حساب دینا پڑے گا وہ اتنا ہی بڑا ہوگا، اس کی قیمت آپ کو اتنی ہی بڑی چکانی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھول میں نہ رہیں، یہ ایسا کوئی نہ سوچے کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا ملبہ ان کو نہیں اٹھانا پڑے گا یا اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔